Hello everyone. So in this video, I'm going to discuss about the concepts involved in measurement of national income. Fine. Regarding the measurement of national income, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं. देन देर इज़ इनकम मेथड एंड देन देर इज़ एक्सपेंडिचर मेथड. सो विल डिस्कस दीज कंसेप्ट्स एंड मेथड्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, हम हर स्टेज की वैल्यू एडिशंस लेते हैं. जैसे हमारे को पता है कि हमारे इंडिया में की बात करें या हम बात करें कि हमारे जो 3 मेनली प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, देयर इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, प्राइमरी मीन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी मीन्स जो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग से इन्वॉल्व होता है, टर्शरी इज योर सर्विस सेक्टर. ठीक है, अब तीनों में ही कुछ ना कुछ जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं हम उनको तीनों कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उनकी वैल्यू एडेड लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड लेते हैं. और वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. क्लियर. और टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स एंड प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मीन्स जो आउटपुट अनसोल्ड रह जाता है. ठीक है, उसे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. और इंटरमीडिएट कंजप्शन हम नहीं लेते, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन्स जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाते हैं. ठीक है, हम उनको काउंट नहीं करते, हम उनको डिडक्ट करते हैं. बिकॉज अगर हम उनको भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज वो सेल्स में भी उनकी वैल्यू एडिड होती है. इस करके हम सिर्फ वैल्यू एडिशन लेते हैं. क्लियर. मैंने ये वैसे भी मेथड डिटेल में डिस्कस किया दूसरी वीडियो में. क्लियर. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट्स जो ये वैल्यू एडिड मेथड में इन्वॉल्व है, उनके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स. टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, एक फर्स्ट मेथड जो हमारा है वैल्यू एडिड मेथड, उससे हमारे पास क्या आता है, GDP-MP. Clear. And then we can find NNPFC, that is national income, by using the appropriate formula. Next question is what are the various precautions of value added method. ठीक है, हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करते हैं. जैसे कि हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड करते. ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है. सेकेंड हैंड गुड्स. ठीक है, हम नेक्स्ट इज हम वी डोंट इंक्लूड इवन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बिकॉज जब वो फर्स्ट हैंड मीन्स जब वो एक्चुअली प्रोड्यूस किए गए होंगे या एक्चुअली सेल किए होंगे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो हम उनको दूसरी बार रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. बट अगर कोई सेल एंड परचेज के ऊपर कोई कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है हम उससे इंक्लूड करते हैं, बिकॉज वो एक प्रोडक्टिव सर्विस है. किसी ने कोई सेल किया है, परचेज किया, उसके ऊपर किसी ने कमीशन और ब्रोकरेज कमाई है, सो दैट इज़ इंक्लूडेड. डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज है. ठीक है, जो जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती. ठीक है, वो इंक्लूड नहीं की जाती दिस नेशनल इनकम या इस वैल्यू एडेड मेथड में. वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर रिटेन्ड फॉर द कंजप्शन बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे एक फार्मर है. ठीक है, फार्मर ने जब क्रॉप ग्रो की है तो उस क्रॉप में से वो कुछ क्रॉप अपने अपने कंजप्शन के लिए भी रखता है ना, अपने यूज़ के लिए भी रखता है, तो वो भी एक तरह की सेल ही है, चाहे उसने वो खुद को की है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है जो खुद के घर से ही कोई काम कर रहा है, तो बट हर घर की एक एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू होती है. ठीक है, चाहे वो रेंट नहीं पे कर रहा, बट वो रेंटल वैल्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट और वो हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, सो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट. मूविंग फॉरवर्ड दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमने अभी देखा जैसे हम सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डबल काउंटिंग क्या होती है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. डबल काउंटिंग मीन्स एक चीज़ को 2 बार वैल्यू करना. जैसे हमने बोला कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अब जब परचेज हुए होंगे तभी भी रिकॉर्ड हुए हैं और जब वो सेल हुए होंगे तो उनकी कॉस्ट उसमें भी इन्वॉल्व होगी. इस वजह से हम इंटरमीडिएट गुड्स को डिडक्ट कर देते हैं. दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, एक चीज़ को 2 बार वैल्यू करना. ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ करने के लिए विल अंडरस्टैंड दिस टेबल. ठीक है, अब टेबल देखो. सबसे पहले क्या हुआ, फार्मर ने 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस की. ठीक है, और उसने फार्मर ने वो किसको बेची, आगे मिलर को, फॉर 500. तो फार्मर ने तो स्ट्रेट अवे वीट ग्रो की, तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन उसकी नील होगी. एंड आपको पता है वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. तो 500 माइनस 0 इज़ 500. देन अब उसने मिलर को सेल की, अब मिलर ने परचेज किया तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगी. देन मिलर ने उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया.
ठीक है, एंड देन ही सोल्ड इट टू बेकर, जो एक्चुअली उसे ब्रेड बनाएगा ना। तो फार्मर ने, जो मिलर है, उसने 500 की वीट लेकर उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया, मीन्स आटे में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 700। तो उसकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 700 माइनस 500 दैट इज़ 200। तो मिलर ने एक्चुअली एडिशन कितनी की है, 200 की। उसके बाद मिलर ने किसको बेच दी, बेकर ने। अब बेकर ने खरीदी तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन होगी, और उसने वो फाइनली उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड ही सोल्ड इट टू द शॉपकीपर फॉर ₹1000। अब बेकर के लिए वैल्यू एडिशन कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 700 इज 300। अब शॉपकीपर ने आगे कस्टमर को सेल की 1200 की, ठीक है, उसने खरीदी कितने की थी, 1000 की, और बेची कितने की, 1200 की। तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 200 रुपीज़ की। तो उसने 1000 खरीद के कुछ उसके ऊपर और पैकेजिंग वगैरह की हो, ठीक है, एंड देन ही फाइनली सोल्ड इट फॉर 1200। सो इसमें हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेना कंसिडरेशन में, हम क्या लेंगे, वैल्यू एडेड लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब देखो, अगर आप ये बोलो कि मैं 3400 नेशनल इनकम इंक्लूड करती हूँ, बट उससे क्या हो जाएगा कि इसमें 500 की जो कॉस्ट है वो 1 2 3 4 बार इंक्लूडेड है, 700 वाली कॉस्ट 3 बार इंक्लूडेड है, 1000 वाली कॉस्ट 2 बार इंक्लूडेड है। तो ये डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है ना, एक चीज़ को हमने 2 बार या 2 से ज़्यादा बार काउंट किया हुआ है। सो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम में नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, जो 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200। सो एक्चुअली कितनी हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ जब हम GDP कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू एडेड से, हम कितनी लेंगे, 1200, नॉट 3400, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है पैराग्राफ्स में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज हम ये डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली 2 मेथड जिससे हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मीन्स आप स्ट्रेट अवे क्या करो, आप सीधा देखो फाइनल आउटपुट जो हमने यहाँ पे दिया, देखो 3400 का एक्चुअल सेल किया, उसमें से 2200 हमारे क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो 1200 इज आर द एक्चुअल वैल्यू एडेड। क्लियर। सो हम स्ट्रेट अवे फाइनल आउटपुट लेते हैं जो फाइनली हमारे पास आया है, या अदर वे आउट क्या कर सकते हैं, हम हर स्टेज के वैल्यू एडिशंस ऐड कर लो, 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200, सो दैट इज़ 1200। या तो हम एक एक स्टेज पे वैल्यू एडिशंस कर लें, या हम जो फाइनल आउटपुट है हम वहाँ से स्ट्रेट अवे वैल्यू एडिट लें, दोनों से हमारे पास क्या आएगा, 1200। सो विद दिस वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इज इनकम मेथड। ठीक है, अब इनकम मेथड इज बेसिकली जिसमें हम सारे फैक्टर इनकम्स लेते हैं। फैक्टर इनकम्स बेसिकली मीन्स जिसको हमें कुछ लाइक हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दी है, हमने कुछ उनका काम किया, प्रोडक्टिव किया, और हमें उसके बदले में इनकम मिली है, हमने कुछ काम किया, तो दैट इज़ फैक्टर इनकम। एक होती है ट्रांसफ़र इनकम जो बिना कोई काम किए मिलते हैं, सो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनसेशन के अंदर डिवाइडेड है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। एम्प्लॉयज़ को हम क्या क्या देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, इन कैश होती है, इन काइंड मीन्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं जैसे रेंट फ्री होम, फ्री कार, एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। प्लीज़ रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स लेना होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, बिकॉज एम्प्लॉय की तो खुद की सेविंग हो जाएगी, वो एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया फॉर एम्प्लॉय, LIC या कुछ भी प्रोविडेंट फंड में। क्लियर। देन पेंशन और रिटायरमेंट, जिसको रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हमारे न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा होगा तो हम बाकी के पार्ट्स कंसिडर नहीं करते, नहीं तो हम फिर बाकी के पार्ट्स कंसिडर करके उनको सम अप करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर। सो दिस इज द सम अप ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो प्रॉफिट कैसे बनता है, उसमें तो हम कुछ पार्ट हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं एज द फॉर्म ऑफ टैक्स, दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, हम जो प्रॉफिट जो हमारे शेयर होल्डर्स बेसिकली जो ओनर्स है जिन्होंने पैसा लगाया होता है, ठीक है ना, उनको हम प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एंड थर्ड वन इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, जैसे कुछ सारा का सारा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फर्म्स अपने पास रिजर्व रखते हैं ताकि उनके पास कोई भी फ्यूचर एमरजेंसी आती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स।
सो इसमें भी हमें न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, अगर हमें प्रॉफिट दिया होगा तो बेसिकली उन तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो हमें इन तीनों चीज़ों का एडअप करके हमारे पास प्रॉफिट बनेगा, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। मूविंग ऑन इज फिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब हमने वो बात की जो अभी तक हमने इंक्लूड किया, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब दैट इज़ कि कोई सर्विस दे रहा है और उसको उसके बदले में इनकम मिल रही है, बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, जो खुद का काम करते हैं, उनकी भी इनकम होती है ना। ठीक है, वो इनकम आती है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, दैट इज़ इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे एक डॉक्टर है, वो अपने खुद का क्लिनिक रन कर रहा है। ठीक है, सो एक टीचर है, जैसे वो अपना ही खुद का कोचिंग सेंटर रन कर रही है, सो दैट इज़ अ मिक्स्ड इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। और इन सबको एडअप करके हमारे पास आती है NDPFC। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम ध्यान रखेंगे, जैसे हमने वैल्यू एडिड में देखा कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम वैल्यू एडिड करते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस। सेम वे हम इनकम मेथड में भी प्रिकॉशंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ अगेन, हम ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेते। ठीक है, हम स्कॉलरशिप या डोनेशन, चैरिटी, अगेन इट्स नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स भी नहीं इंक्लूड होते, हमने जो पहले बात की। शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, जो ये शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं ना, ये फिजिकल एसेट्स नहीं होते, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं। मतलब पहले ये शेयर्स X कंपनी के नेम पे थे, अब वो ट्रांसफ़र हो गए Y कंपनी पे, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ, ये पेपर क्लेम्स हैं, इसे कोई भी प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया, तो हम इनको इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होते हैं लॉटरी। अब लॉटरी वगैरह कमाने में तो कोई काम नहीं है ना, इट्स नॉट प्रोडक्टिव सर्विस, तो वो में इंक्लूड नहीं होता। पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आपने कोई पास सेविंग्स की हुई थी, ठीक है, सो उसके बेसिस पे आप पेमेंट कर रहे हो, तो अगेन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास सेविंग्स, आपकी करंट इनकम की इसमें कोई बात नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट इज इंडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब बिकॉज आपने देखा, हम जब ये इनकम मेथड पढ़ते हैं ना, हमारे पास क्या आता है, NDPFC। FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट, जिसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, और इंडायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि हमने कुछ सामान खरीदा तो टैक्स हम पे करते हैं, बट उसको गवर्नमेंट अकाउंट में कौन डिपॉजिट करवाता है, दैट इज सप्लायर, जो शॉपकीपर होता है। क्लियर। सो इसमें दो डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज इंडायरेक्ट टैक्स और इंडायरेक्ट टैक्स। जैसे यहाँ पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज नाउ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी नेशनल इनकम, बिकॉज हम नेशनल इनकम में जब कंप्यूट करते हैं तो हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है। ठीक है, हम NIT लेते हैं ना, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इज द थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब हम इसमें सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को ऐड ऑन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो कि हाउस होल्ड्स ने खर्चे हैं, इंडिविजुअल्स ने खर्चे हैं। ठीक है, कुछ भी लाइक ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, सर्विसेज पे, तो ये सब उसका पार्ट होते हैं। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, डिफेंस के लिए, हेल्थ के लिए, सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड। एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं, लाइक अभी जिन्हें क्लोथ्स बनाने हैं तो उनको मशीनरी चाहिए, सो मशीनरी इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, राइट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आपके साथ इन्वेस्टेड रहने वाली है। इसमें आ जाता है लाइक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस पर्पसेस के लिए की जाती है, लाइक प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स परचेज की जाती हैं। देन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो उन्होंने हाउस कंस्ट्रक्ट किया, तो वो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो उनको बेनिफिट देने वाली फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स पे, ब्रिजेस पे कंस्ट्रक्शन करती है, सो ये सब आ जाते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट। देन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो स्टॉक चेंज होता है, ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स बोलो, WIP, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो चेंज होता रहता है, दैट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों को बना के हमें पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब कि फॉरेनर्स हमारे गुड्स परचेज कर रहे हैं, एंड इम्पोर्ट मीन्स वी आर परचेजिंग दी फॉरेन गुड्स। तो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करके हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। मैंने ये मेथड भी डिटेल में डिस्कस किया इन माई वीडियो ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। देन हमें मूविंग ऑन, हमारे पास जब ये चारों सेक्टर्स को सम अप करते हैं तो हमारे पास आता है GDP MP, फिर हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं अकॉर्डिंगली बाय डूइंग दी required changes. Next and the most importantly asked in CBSE question, that is what are the precautions of expenditure method.
अब इसमें भी इंटरमीडिएट गुड्स हमने नहीं लेने हैं बिकॉज हम उसको ऑलरेडी जब फाइनल हुआ था तभी इंक्लूड कर चुके हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हम नहीं लेते, ठीक है, बिकॉज कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होती। सेकेंड हैंड गुड्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वो ऑलरेडी जब ओरिजिनली परचेज हुए थे तब इंक्लूड हो चुके हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे मैंने बात की, शेयर्स डिबेंचर्स इंक्लूड नहीं होते बिकॉज इससे कोई गुड्स का फ्लो नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि बेसिकली अगर हम जीडीपी एमपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी एमपी क्या है? एक बेसिकली इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमने फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, ठीक है, गुड्स इन दी इकॉनमी, हमारी पूरी इकोनॉमिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स बने हैं, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड ग्रॉस मीन्स दैट इज द इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। सो दिस इज जीडीपी एमपी मीन्स हमने कितनी प्रोडक्शन की है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी एट अ मार्केट प्राइस। सो हम इसमें फाइनेंशियल एसेट्स नहीं इंक्लूड करते, हम गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई भी खर्चा किया है फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगेन ना जैसे हमने बात की, अगर फार्मर ने खुद को सेल किया तो वो इंक्लूड होती है, अगर वैसे ही आपने कुछ परचेज किया सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो भी इंक्लूड होगी। द नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू वेज, वन इज कांस्टेंट प्राइसेस एंड वन इज करंट प्राइसेस। सो टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखो नेशनल इनकम क्या हुआ, दैट इज, हम इसको अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करें तो क्या हो जाता है, NPFC। इसका मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी जैसे आप करंट सिनेरियो में न्यूज़ पे सुन रहे होंगे, जैसे हमारी कंट्री की जीडीपी कम हो रही है ना, हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत लो डाउन हो गई है बिकॉज ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तो डिमांड नहीं है, बिकॉज कस्टमर्स बाहर जाकर सामान नहीं खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि पीपल आर नॉट बाइंग ऑल ओवर द कंट्री। सो बेसिकली ये सब कम है, जो हमने भी ये 4 कंपोनेंट्स की बात की, तो ये चारों कम है इस टाइम पे, तो हमारी जीडीपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जीडीपी इज़ बेसिकली वी यूज़ अ स्केल टू यूज़ कि हाँ कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। बट नाउ देयर इज़ अ टर्म कि हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइसेस पे वैल्यू करें या करंट प्राइसेस पे वैल्यू करें। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी करना? देखो प्राइसेस जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, सो इट विद टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं कि आप एक बेस ईयर चुन लो, ठीक है। बेस ईयर मतलब सपोज करो कि हमने एक बेस ईयर हमने एक फिक्स्ड ईयर ले लिया, हम उसी के प्राइसेस लेंगे। करंट ईयर मतलब जो भी करंट ईयर, जैसे अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, तो अभी करंट ईयर जो है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करें तो 2020 to 21, राइट। सो उसके बेस पे प्राइस लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में 21 to 22 के बेस पे लेंगे। सो हम बेसिकली जो जो ईयर चेंज होता है हम उसके बेसिस पे वो करंट जो ईयर होगा उसके बेस पे प्राइस लेंगे। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या बोलते हैं? आपने एक फिक्स्ड बेस रखा हुआ है, वो फिक्स्ड प्राइस रखा हुआ है, उसी के बेस पे वैल्यूएशन करना, ठीक है। सो इन दिस इट कैन इंक्रीज ओनली बाय दी व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज इन करंट ईयर। तो जब नेशनल इनकम इस केस में तभी बढ़ेगी जब आउटपुट बढ़ेगा, बिकॉज प्राइस तो सेम रहने वाला है। एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसमें प्राइस तो सेम रहेगा, तो चेंज किससे आएगा? क्वांटिटी से ही चेंज आएगा। बट अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो इसमें तो प्राइस में भी चेंज आ सकता है, क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। सो कौन सा वाला बेटर है मेथड? ठीक है, बेटर मेथड इज़ रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस वाला, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है, क्योंकि हमने एक चीज़ कांस्टेंट ली है, एक चीज़ फिक्स रहने वाली है, और एक चीज़ के चेंज से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। ये इट्स नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि हमें क्या पता कि हम बोल रहे हैं कि नेशनल इनकम बढ़ी हो बट एक्चुअली में तो प्राइसेस बढ़े हो, और जब प्राइस बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इनटू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। इसको फॉर्मूले को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला देखें, ठीक है। इंडेक्स प्राइसेस हमने ऑलरेडी इंडेक्स नंबर्स पढ़े हुए हैं। इंडेक्स नंबर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन प्रीवियस या बेस ईयर इंटू 100, ठीक है। करंट मतलब जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, बेस ईयर मतलब कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्राइस इंडेक्स का। सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल फॉर्मूला, एंड इसे हम यहाँ से फॉर्मूले से ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट दैट प्राइस इंडेक्स ओनली। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इज प्राइस इंडेक्स। सो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल मतलब हमने भी पढ़ा था, नॉमिनल इज द अदर नेम फॉर करंट प्राइसेस, रियल इज अनदर नेम फॉर कांस्टेंट प्राइसेस। सो हम जब बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो प्राइस इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? करंट प्राइसेस अपॉन बेस प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। सो दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। मूविंग ऑन, दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। हम जैसे बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, या जीडीपी कम हो रही है तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या कंट्री की अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि जीडीपी कम है, ठीक है ना, सो कंट्री इज स्लोइंग डाउन विद दिस डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्चुअली में जीडीपी हमें एक क्वांटिटेटिव फिगर देता है कि कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, बट कैन जीडीपी बी टेकन एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर फॉर द पीपल? ठीक है, क्या जीडीपी के बढ़ने की वजह से वेलफेयर भी बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है कि नहीं? अब इसके लिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। हम बोलते हैं कि लाइक कार्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब कार्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ रही है, बट हम देखा जाए तो कार्स की प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ पोल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है, इकॉनमी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लियर? सो दैट इज़ वेयर वेलफेयर इज डिक्लाइनिंग। जीडीपी तो यहाँ बढ़ेगी बट एक्चुअल में तो देखा जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इससे लोगों का वेलफेयर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो द आंसर इज़ नो, जीडीपी इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। क्यों ऐसा? बिकॉज सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब आपको पता है जैसे हम बोलते हैं कि जीडीपी राइज हो रही है, ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इससे क्या हो सकता है कि शायद वो जो सारी इनकम है ना वो सिर्फ रिच के हाथ पे ही आ रही हो, बिकॉज आपको पता है इकॉनमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, या रिच एंड पुअर क्लास। सो इसके बेसिस पे हो सकता है कि वो जो सारी इनकम है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स, रिच क्लास, ठीक है ना, उनको ही सिर्फ इस चीज़ का फायदा हो रहा है और पुअर को इस चीज़ से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल कंट्री की तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा। नेक्स्ट, हमने अभी पढ़ा था कि जीडीपी नॉन मॉनेटरी, जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती वो जीडीपी का पार्ट नहीं होती। ठीक है, डोमेस्टिक सर्विसेज, जो वुमेन एट होम जो काम करते हैं, ठीक है ना, अगेन वो हम इंक्लूड नहीं करते। सो हम जीडीपी में ये सब चीज़ें इंक्लूड ही नहीं करते, तो हम जीडीपी को एक प्रॉपर वेलफेयर इंडेक्स नहीं बोल सकते। जीडीपी एक क्वांटिटेटिव फिगर है। हम अभी बोले जीडीपी 4.2% है, या जीडीपी इनिशियल कुछ सालों पहले बहुत राइज कर रही थी, है, ठीक है, बट हम एक्चुअली में देख रहे हैं कि एक जीडीपी जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली में जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ता है या नहीं? सो वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट एन मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का मेजर करे। सो एक्चुअली वो चीज़ मेजर नहीं करते। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसको ध्यान से समझना, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का वो मतलब होता है जो बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज बाय फर्म फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। इसको बेसिक एग्जांपल समझते हैं, हम इसको दोनों वे से समझेंगे। बेनिफिट का मतलब देखो क्या होगा, ठीक है, अब जैसे सपोज करो जैसे कुछ फर्म्स ने लाइक उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स की हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ पार्क्स बना के दिए हैं, जैसे आजकल लाइक टॉकिंग अबाउट मॉन्टे कार्लो, उन्होंने लुधियाने का फाउंटेन चौक को रीडेवलप किया, ठीक है। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे किए, जो जैसे कोका कोला वाले ने पेंटिंग्स ड्रॉ किए हैं। इससे क्या होता है, एक कंट्री की ब्यूटी, एक सिटी की ब्यूटी इन्हांसमेंट हो रही है, बट इसके बेसिस पे उनको कोई हम अवार्ड दे रहे हैं? नहीं, हम उनको कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते, हम इसको बेसिस पे कोई उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहे। अब दूसरे वे में देखते हैं, हार्म्स के बेसिस पे, नेगेटिव वे में देखे थे, तो ये तो एग्जांपल था पॉजिटिव कि इंडस्ट्रीज ने कोई अच्छा काम किया और बट हम उनको उस चीज़ का कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं देते, ठीक है, कोई उन्होंने हमसे हमें बेनिफिट दे रहे हैं, हम उसको कुछ भी उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात करूँ, इंडस्ट्रीज से बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्लियर, बट हम उसके लिए उसको पेनलाइज करते हैं? Again, no. The answer is no. So the GDP also does not consider the negative externalities. So GDP ना positive externalities लेती है, ना ही negative externalities लेती है. So we can conclude that GDP is not a proper index of welfare. ठीक है, GDP is rising but it is not necessary कि उससे लोगों का, कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ रहा हो। Okay, thank you.